अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत को 2 माह से ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि आजकल की जो पाकिस्तानी सियासत है इसको चंद घंटों बल्कि चंद मिनटों के लिए भी शायद प्रेडिक्ट करना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगले ही लम्हे किसी की कोई ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो लीक आकर उसके चेहरे और नज़रिए से नकाब हटा देती है और सियासत फिर एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। इमरान खान की आज ही के दिन 2 ऑडियो सामने आई हैं। एक ऑडियो में साइफर की प्लानिंग के मुतालिक बात हो रही है और असद उमर ये कह रहे हैं कि लेटर वाली कहानी को 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था, और खान साहब कह रहे हैं मीर सादिक और मीर जाफ़र वाला जो बयानिया है इसको स्पून फीडिंग करने की वो बात कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जिस इमरान खान ने मुल्क और कौम को रिजीम चेंज के वक्त ये बताया था कि सिंध हाउस से मिलने वाले उनकी पार्टी के अरकान असम्बली 16 करोड़ रुपए में बिके हैं, उन्हें खान साहब ने खासा टफ टाइम दिया, उनकी सियासत ख़त्म होने की बातें की और कहा कि उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे, कल को उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। बड़ा उनको सियासत का एक विलन करार दिया खान साहब ने, अवाम को बताया कि इनका साथ नहीं देना। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक एक और मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है। अच्छा, अब इस ऑडियो को तहरीक इंसाफ ठीक नहीं मान रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ इस ऑडियो को फेक कहा बल्कि दावा किया कि जगह जगह से जुमले जोड़कर इस ऑडियो को तैयार किया गया है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये ऑडियो जो है ये एडिट की गई है। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ या तहरीक इंसाफ की ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं, लेकिन इन ऑडियोज़ में से किसी को भी ये नहीं कहा गया था कि ये एडिटिंग के ज़रिए बनाई हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने साइफर के हवाले से आने वाली पहली और दूसरी ऑडियो लीक को भी फेक करार नहीं दिया था, जिसका अब तीसरा हिस्सा आज लीक हुआ है। आज मियाँ वाली जलसे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक मुबैना ऑडियो को मुस्तरद करते हुए इसे फेक कहा और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स होने की जिम्मेदारी मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर डाली। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा ये भी सुनिए। ऑडियो तो खैर जो शहबाज शरीफ की बाहर आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ये तो एक सारी मुल्क के लिए लम्हा फिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर से जो उसके टेलीफोन वो सारा लीक हो गया, दुश्मनों के पास चला गया। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से आज पूछता हूँ कि जनाब आपका काम है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करना, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सारी चीजें लीक हो रही हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। अब इमरान खान ने हुक्मरानों को खबरदार करते हुए कहा है कि आप मुझे गिरफ्तार करने का कह रहे हैं, मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। साथ ही इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि आप लोगों ने जो तैयारी करनी थी कर लो। जो तैयारी कप्तान कर रहा है वो प्लानिंग आज तक पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं की। क्या कहा इमरान खान ने, ये भी देखिए। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। मेरी जो प्लानिंग है वो बड़ी सोच समझ के हो रही है, उसमें इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है, बाकी भी कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। तुम नहीं रोक सकते, आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को न सिर्फ झूठा और फ्रॉडिया शख्स कहा बल्कि मुल्की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगाया। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए क्या कहा, ये भी देखिए। जिस दिन ये धरना अनाउंस करेगा उसके बाद इसके लिए रास्ता नहीं होगा, ये ना निकल सकेगा ना आ सकेगा। ये तो समझता ना कि जैसे जीटी रोड के ऊपर इसने बस बिना किसी रुकावट के इसने जनाब टॉप गियर में पहुंच जाना है इस्लामाबाद, ये इसकी भूल है। हमें भी पता है कि पंजाब में और केपीके में जो हुकूमतें हैं वो इसकी अलाई हैं और उनका जो रवैया होगा उस रवैये को भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है वो उसको भी हम फेस करेंगे। नाज़रीन, हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च को लेकर जहां इमरान खान एक मुनफरिद प्लानिंग के दावे कर रहे हैं, वहीं वज़ीर दाखिला इसे रोकने के लिए ख़ास टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनके पास फेडरल एजेंसीज और इस्लामाबाद पुलिस ही है, बाकी 2 सूबों की हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है, लिहाजा वफाक को सूबा सिंध की पुलिस की भी ज़ाहिर मदद मिल सकती है। लेकिन क्या एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए 25 मई वाला एपिसोड दोहराया जाएगा, जिसमें रात को पुलिस ने छापे मारकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को घरों से उठाया था। लेकिन याद रहे कि इस बार पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब
परवेज इलाही के पास है। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। ये फरमाइएगा कि ऑडियो लीक्स का जो एक सिलसिला चल निकला है, हुकूमत के लोगों की भी सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं, मरीम नवाज़ की भी सामने आती हैं, फिर साइफर को लेकर आज तीसरी जो ऑडियो है वो भी सामने आ गई है। तो ये जो ऑडियो सामने आ रही है, एक जो ऑडियो सामने आई है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, 5 लोगों को खरीदने की बात हो रही है, इसको आप लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक है, ये एडिटेड ऑडियो है। अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, जो ऑडियो आई है उसको मैंने भी सुना है और उस पर पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इन क्वेश्चन है कि इसका फोरेंसिक जो है वो हो, क्योंकि जो एक आई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की या मरियम साहबा की, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया था कि ये बातें हमने नहीं की। लेकिन यहाँ जो है हमारी पोजीशन ये है कि इसको हमने डिनाई किया है कि ये उस सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस तरह ये डिपिक्ट की जा रही है। अब इसमें ये एहतमाल होता है कि अगर आपका कंटिन्यूस एक सेंटेंस हो तो उसके मीनिंग को आप फिर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ हिस्से जोड़ लें उसका कुछ बन जाए तो ये एक इशू फिर बन सकता है। तो इस वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक होनी जरूरी है। जो मियां साहब की आई थी जिसमें वो जो हिंदुस्तान वाली थी कि वहां से कुछ चीजें इम्पोर्ट करनी है, तो उससे उन्होंने इनकार नहीं किया था। और जहां तक मरीम साहबा का वेक था जिसमें मरीम साहबा ने जो है उनके हवाले इनकार, तो आप लोगों ने जो पहली 2 वीडियो ऑडियोज आई हैं साइफर को लेकर, इनकार तो आप लोगों ने भी उससे नहीं किया। जी मैं अर्ज करता हूँ, मरीम साहबा का एक आया था जो बिजली की प्राइसेस हैं कि बायर उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो वो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात कर रही थी, जहाँ तक उसका भी था, वो बड़ा एक सिवियर चीज थी। मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही एक इनह्यूमन काम है कि पॉलिटिक्स की वजह से आप हेल्थ कार्ड को बंद करें, और वो मेरे ख्याल में ये कोई भी शऊर शख्स से नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तो पॉलिटिक्स को एक तरफ कोई शख्स है जो डेथ बेड पे है या उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, जिसकी किडनी का सर्जरी होनी है, और आपकी वजह से उसका हेल्थ कार्ड रुक जाए, तो ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की भी नाराजगी है, क्योंकि इंसान की आज से आप उसके सेहत का हक छीने। लेकिन दूसरा जो साइफर की आपने अभी अर्ज आपने किया, देखिए साइफर वाली जो ऑडियो जनाब इमरान खान साहब की है उससे तो हमने भी इनकार नहीं किया, लेकिन उससे क्या साबित होता है? उससे 2 चीजें साबित होती है। साइफर की जो इमरान खान साहब की जो आजम खान साहब के साथ गुफ्तगू थी, पहला तो ये था कि हमेशा जो पीडीएम है ये इनकार करती रही कि मरासला नहीं है, साइफर नहीं है। आप बेशुमार बार आपने भी ये चलाया होगा जब वो कहते थे कि ये इमरान खान साहब ने गढ़ा है, कोई साइफर नहीं है, कोई मरासला नहीं है। तो अब तो ये खुद मानते भी हैं कि उसका मरासला है, लेकिन उस साइफर में जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है उससे तो विंडिकेट होता है ना कि साइफर। वो बात ठीक है, लेकिन उसमें जो वो मर्जी के मिनट्स लिखने की बात कर रहे हैं, आजम खान साहब कहते हैं कि मर्जी के मिनट्स बना लेते हैं, फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। फिर आज जो ऑडियो सामने आई है उसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये हमें हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। खान साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जो है अब वो इसका चला गया है। फिर मीर जाफर और मीर सादिक का जो बयानी, ये स्पून फीडिंग करनी है आपने, तो इस तरह की चीज़ों का सामने आना, इससे ये तासुर मुबैना तौर पर इस तरह लगता है कि शायद वाकई कुछ साजिश घड़ी गई है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा सवाल हम पे होता था इमरान खान साहब पे, हमारे बयानिए पे, कि ये साजिश नहीं है। जब वो साइफर की ऑडियो आई जिसमें इमरान खान साहब ने साजिश की बात की, तो आपने देखा होगा कि उसका ट्रांसक्रिप्ट पे पीडीएम वालों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या चला है। पहली तो बात यह है कि वो जो मियां साहब की आई थी, शहबाज साहब की और मरियम साहिबा की, वो तो जो भी कोई हैकर था, पता नहीं क्या बला थी, उधर से जो भी आया था उसका तो हमें नहीं पता कि वो कौन बंदा था। लेकिन इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई है उस पर एक साजिश वाली बात से भी आता हूँ, लेकिन ये नुकता रख के उस पर आता हूँ कि ये तो कितने अफसोस की बात है कि डी क्लासिफाई किए बगैर एक साबिक वज़ीर आज़म की उनकी आपने ऑडियो लीक की पीएम ऑफिस में। पीएम साहब ने जो इम्पोर्टेड पीएम साहब है उनकी जितनी भी टीम है, ये तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है कि आपने देखें
वज़ीर आज़म चाहे मौजूदा हो या नहीं, तो ये लीक कर कौन रहा है? ये सिर्फ आप लोगों की लीक थोड़ी हो रही है, ये तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी हुई है और वज़ीर आज़म होते भी हुई है उनकी भी। तो ये लीक्स हो कर कौन रहा है? देखिए, मेरा जो नुक्ता है वो ये है कि पीएम साहब इस पे बताए ना कि उनकी जो ऑडियोज हैं वो डी क्लासिफिकेशन किए बगैर पीएम ऑफिस में कैसे लीक किए हैं। लेकिन जो मेरा नुक्ता है मैं उस तरफ आता हूँ। उसमें इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट ये चलाया जाता है कि इसको साजिश बना लेते हैं, जबकि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं है तो ये साजिश ही। यही मैं बस दुरुस्त कह रहा हूँ ना जी, खान साहब ये अल्फाज थे। नहीं, वो कहते हैं हमने बस इस पर खेलना है, इसके ऊपर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। हाँ, तो ऑपोजिशन कहती है गुल्ली डंडा खेलना था। उस नुक्ते पे भी मैं आता हूँ, लेकिन मेरा जो नुक्ता है वो साजिश वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज में साजिश है कि इमरान खान साहब ने कहा, वो अपने SPM को कह रहे हैं, आजम साहब को, कि है तो ये साजिश ही, अंदर कह रहे हैं कि है तो साजिश ही, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में PDM वाले क्या चला रहे हैं? इसको साजिश बना लेते हैं। ये कितनी दोगली पॉलिसी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने पब्लिक में बात की कि ये इंटरनेशनल साजिश है, प्राइवेट अपने सेक्रेटरी के साथ जो है वो अलहदगी में क्या कह रहे हैं? है तो साजिश ही। अच्छा, अब ये एक नुक्ते बात को लेके बड़ा हल्ला गुल्ला किया गया कि इस पे खेलते हैं, इस पे खेलते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो भी इनके साथ उठते बैठते हैं सब इनको जानते खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए से वो बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे खिलाफ जो साजिश हुई है इसको अवाम ने पोलिटिकली यूज करना है, अवाम के सामने लेके आना है। आप मुझे बताएं, कोई भी वज़ीर आज़म होता, उसके हाथ ऐसा सबूत लगे कि उसकी हुकूमत खत्म करने के लिए इंटरनेशनल साजिश हुई है, तो क्या वो अवाम इसको डिप्लोमेटिकली डील करने की बजाय पॉलिटिकली जिस तरह से इसको प्ले किया गया, उस पर आप लोगों पर बड़ी तनकीद हो रही है कि डिप्लोमेटिकली तनकीद करते, जैसे डिमार्च भी हुआ, उस पर एहतजाज भी हुआ, अमरीकी सफीर को बाकायदा बुलाया जाता, उनके सामने ये सारा अपना मुद्दा रखा जाता, एहतजाज उधर होता। एक तरफ अगर अमरीका ने साजिश की और फिर कह रहे हैं नाम भी नहीं लेना, और फिर बाद में ले भी लेते हैं। देखिए, इस पर मैं सिंपल जो बात करूंगा ना वो ये है कि इमरान खान साहब का और हमारा ये हक था कि हम अवाम के पास जाएं और उनको बताएं कि हुजूर वाला आपकी जो हुकूमत है, जो इस मुल्क की हुकूमत है, उसको एक बैनुल-अक़वामी साजिश के जरिए, एक ब्रिटेन इंटरफेरेंस के जरिए जो है वो फारिग किया गया है कि अभी पाकिस्तान में अदम एतमाद आई नहीं है, और 7 समंदर पार वहाँ डेविड लू साहब को पता है कि अदम एतमाद आ रही है और वो उसको कामयाब भी होना है। अगर कामयाब नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, वो सख्ती से निपटेंगे टफ फॉर पाकिस्तान। तो हमारी बात यह है कि माजी में जो लोग इस तरह की उनकी इन ताकतों की इस तरह की बदमाशियां कबूल करते रहे, उनकी कोई मजबूरियां होंगी। हमारी क्या मजबूरी है? मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको कैसे कोई धमकी दे सकता है? अगर धमकी देगा हम तो कह सकते हैं, तब यहाँ से कोई आपको कॉल करके हमारा कोई साइफर जो है बात करे ना, हमारा कोई भी सफीर कहे ना कि जनाब आपका जो है अटलांटा का या नेवाडा का या जनाब आपका वहाँ टेक्सास का जो गवर्नर है उसको हटाओ और ना हमारा ताल्लुक खराब हो जाएगा। वो कहेंगे भाई जाओ अपना काम करो, तुम कौन होते हो? ठीक है, हम कमजोर होंगे, हम ठीक है। चले, अब आप इसी चीज को लेकर लॉन्ग मार्च, आप लोग इसी चीज को लेकर लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी तैयारी की हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप लोग तारीख का ऐलान करें, फिर तो आप लोगों को घरों से नहीं निकलने देना, लेकिन इस दफ़ा आप लोग भी तैयार हैं। तो पहले तो खान साहब कहते थे कि इस वक्त इस वजह से मैं रुक गया था, एक तो तैयारी नहीं थी और दूसरा ये कि खून खराबा ना हो जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए, इस बात पर आप लोग पीछे हट गए थे। तो क्या इस बार ये भी डर खौफ नहीं है कि किसी की जान चली जाए? जो होता है जैसा होता है देखी जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक तो ना कोई खूनी इनकलाब है, ना कोई यहाँ पे आके लड़ने मरने के लिए आ रहा है, और ना कोई यहाँ पे आके इस्लामाबाद से चढ़ाई करेगा और पार्लियामेंट से चढ़ाई करेगा। एक एहतजाज होगा जो धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो हम पे बैठ के अपना जो भी हम करते रहे पहले वो ये तो प्लानिंग का एक हिस्सा है ना लॉन्ग मार्च। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं जिस पर सरप्राइज देना है खान साहब ने। अच्छा, मैं अर्ज करूँ, देखिए जहाँ तक मरकजी हुकूमत की तैयारी का ताल्लुक है तो वो तैयारी करें, वो उनका राइट है, उनको करनी चाहिए कि अगर कोई एहतजाज आता है तो पुलिस वाले मुस्तैद हों, उनके पास वाटर कैनन्स होने चाहिए, उनके पास
शेल्स होने चाहिए उसके लेकिन एक्सपायर ना हो, ताकि कानून हाथ में ले तो उस पर काम करें। लेकिन लोगों के जत्थे अगर आप लोगों ने लेके जाने हैं तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों के पर है ना अली मोहम्मद खान साहब। अब मैं अर्ज कर लूं, देखें अभी एहतजाज हुआ नहीं, अभी लोग आए नहीं, अभी कानून किसी ने हाथ में लिया भी नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब को मैं समझता हूँ कि वैसे पाकिस्तान को एक तो फायदा हुआ है उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का कि कम से कम हमें सुल्तान राही मरहूम साहब की रिप्लेसमेंट मिल गई है, तो और तो किसी काम के राना सनाउल्लाह साहब है नहीं। कोई हमने मौला जब 2 बनानी हो तो उसके लिए ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के बयानात देने हैं, इसी तरह का माहौल खराब करना है। आपको मरकजी हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर ऐसा चाहिए होता है जो मामला को ठंडा करे और जो अपनी तैयारी रखे, लेकिन जब तक कोई कानून किसी ने हाथ में लिया नहीं है और आप यहाँ कह रहे हैं हम उठा लेंगे फलाना कर लेंगे, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई इंटीरियर मिनिस्टर है जो खुद से हालात को खराब कर रहा है। एक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तमाम पाकिस्तानियों का हक है, और क्योंकि दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो ये नहीं है कि इसलिए ज्यादा दलेर बने हुए आप लोग। दलेरी की एक बड़ी वजह तो यही है अली खान नहीं देखिए, दलेरी की बात नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि हम पुलिस की गाड़ियों पर बैठ के तो डिप्टी कमिश्नर साहब की गाड़ियों में इधर आ जाएंगे। सिर्फ फर्क ये है कि इस बार पंजाब पुलिस या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नरी का निज़ाम और जो भी उनका सिस्टम है, एलीट फोर्स, काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स, वो लोगों के घरों पे छापे नहीं मारेंगे, वो लोगों की गाड़ियां नहीं तोड़ेंगे, वो लोगों पे गलत पर्चे नहीं करेंगे, वो लोगों को उठाएंगे नहीं, किसी को अंडरग्राउंड जाने की जरूरत नहीं है। एक पुरअमन एहतजाज होगा, बैठ जाएंगे, देखते हैं कि एक पुरअमन एहतजाज को 25 किलोमीटर की इम्पोर्टेड हुकूमत कितने दिन बर्दाश्त कर सकती है। कानून को हाथ में नहीं लेंगे। इन्होंने अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश की तो उसको रोकने के लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं, हम अदालतों से रुजू करेंगे। हम कभी भी अपने पुरअमन सियासी तहरीक को पुरतशद्दुद नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई सियासी तहरीक पुरतशद्दुद हुई है उसका ना फायदा उस जमात को हुआ है ना मुल्क के जमहूरी सिस्टम को हुआ है। हमेशा फिर कोई किसी तीसरी कुव्वत को फायदा हुआ है, वो हम कभी नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हर आए रोज़ नई ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, अब कमेटी तो बन गई है, अब ज़ाहिर है इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन अब आप लोगों की भी हुकूमत है, इस चीज़ पर कितना प्रायोरिटी में आप लोगों की ये चीज़ शामिल है कि जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। ये जो ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आ रही है, एक दिन आप लोगों की आती है, अगले दिन पीटीआई की बाहर आ जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो शुरू से हम बात करते थे कि इमरान खान एक मकार और साजिशी झूठा, आप क्या उसको आप कहेंगे, फितना फसाद, बहुत उसने जो हमारे सोसाइटी में हमारे मुल्क के साथ या दारों के साथ सारा खेल खेला है, हमारी मैशत के साथ। लेकिन हम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोगों को बताते थे या कहते थे इस किस्म का आदमी है, अब वो एक एक चीज़ें करके बाहर एक्सपोज हो रहा है और बाहर आ रही हैं, ऑडियो लीक्स के ज़रिए हों या उसके अपने कारनामे हों या उसकी कारकर्दगी हो, परफॉर्मेंस हो। ये लंबी बात है, अभी जो सिलसिला चल रहा है आप देखेंगे हर वो चीज़ उसके अपनी की हुई है जिसको वो हमेशा दूसरों के ज़ुम्मे लगाता है और अपना एक नैरेटिव बिल्ड करके। सिर्फ इमरान खान एक्सपोज नहीं हो रहा, मौजूदा हुकूमत भी एक्सपोज हो रही है। नहीं, हुकूमत किस तरह एक्सपोज हो रही है? हुकूमत तो वो ये है कि मैं समझता हूँ कि वो जो हमें जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए या जिस स्पीड से या जिस प्रायोरिटी के साथ ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उसके करप्शन की जो फाइलें हैं वो ढेर लगे हुए हैं और जो उसके कारनामे बाकी हैं वो भी एक एक करके, चाहे तोशा खाना हो या दूसरी चीज़ें हैं या जो उसका फॉरेन फंडिंग केस है, उसके जिस तरह अकाउंट आए दिन नए से नए चल रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं यकीन से मुझे बिल्कुल ये इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि जिस तरह हमें एक्शन लेने चाहिए थे, बल्कि ये अब कौम का मुतालबा है
कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिरता हूँ अपने हल्के में। हाँ साहब, समझते हैं कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए, नाअहल करने के लिए सारी प्लानिंग हो रही है? कोई प्लानिंग नहीं हो रही, ये उसका कारनामा है। मैं समझता हूँ कि डिस्क्वालीफाई आज नहीं, इसको तो पहले दिन से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। बल्कि जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था ये, उस वक्त भी इसकी ऐसी चीज़ें थी जो सबके सामने थी। लेकिन ये लाडला है, लाडला था, अब भी है, और अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, मैं समझता हूँ वो जिस तरह इसका कंटेम्प्ट का केस चला, अगर लाडला होता इमरान खान आज भी, तो अदम एतमाद के जरिए, इस तरीके के जरिए, साजिश के जरिए फिर घर तो ना भेजा जाता इमरान खान, तो आज भी फिर इक़्तिदार की कुर्सी पर होता, अगर आज भी लाडला होता। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो लाडला था, लाडला है, और उसको जिस तरह चलाया गया, जिस तरह उसके अपने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो कहते हैं इसकी पैम्पर बदलते हैं, इसको स्पोर्ट है, इसको बैसाखियाँ दी हुई। हम तो कहते हैं जिस तरह वो जिस दिन उन्होंने बैसाखियाँ निकाल ली ये गिर जाएगा, उन्होंने इसको बिठाया हुआ था। ये जिस तरह इसने गवर्नमेंट चलाई है, बैसाखियाँ अभी भी हैं? नहीं, अभी भी नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि उन्होंने बैसाखियाँ अपना एक न्यूट्रल हुए हैं। जिस तरह फिर इसने जो कारनामा दिखाया है, मुझे बताएं, अगर 176 वोट उसके नहीं है, उसके लाइज उसको छोड़ गए, उसके अपने बंदे छोड़ गए, वो तो पहले 1 साल के बाद छोड़ रहे थे। हमें कहते थे, हम बार बार आपके यहाँ चैनल पे कहते थे, मीडिया में कहते थे कि 30-35 बंदे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, और वो हमें कहते हैं आप कुछ करें, कुछ करें। कौम हमें कहती है कुछ करें। अगर एक अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अगर उसको जो मेजॉरिटी है उसको साथ नहीं रही, तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि ये साजिश किधर से आ गई। साजिश भी उसकी जो अमेरिका का ये कहता था, अब पता चल गया अमेरिका का वो साइफर की सारी क्या गेम है कि इसके साथ हमने खेलना है, इसको हमने नैरेटिव बनाना है। मिनट्स कुछ भी पहले तो आप लोग मानते ही नहीं थे कि साइफर है, अब तो एटलीस्ट आप मानते तो हैं कि साइफर था। ये उसकी, ये भी उसी की बात है कि पहले शुक्र है ये वो आदमी है जो शर्मिंदा ही नहीं होता। वो कहता है बड़ी खुशी की बात है इन्होंने दोबारा ये बात की। हम कहते हैं साइफर है, लेकिन ऐसी बात उसमें नहीं है। हम आज भी कहते हैं वो साइफर इसने क्यों चोरी, इसका शेख शीद कहता है कि चोरी कर हो गया, कहीं गुम गया है। वो कहता है साइफर एक थोड़ी होता है, साइफर एक थोड़ी होता है। अभी तो चोरी हुआ, साइफर नहीं, साइफर एक होता है, उसकी कॉपीज हो सकती हैं। इसको क्या हक था ये जो जलसे में कॉपीज तो पड़ी हुई है ना, वो एक ही था। हाँ, वो एक ही तो नहीं था ना, उसकी कॉपीज तो मौजूद है ना। नहीं, मेरी बात सुने, वो मौजूद, इसके पास जो कॉपी थी जो प्राइम मिनिस्टर उसमें हुई, क्यों इसने कहा कि जी वो गुम, पता नहीं किधर गई है, मुझे नहीं पता। ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है? ये वहां से डॉक्यूमेंट ले गया और वहां से गैप कर दिया। वो छोड़ेंगे उसकी कॉपी किसी जगह पे पड़ी होगी, फॉरेन ऑफिस में होगी या किसी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या साजिश लगती है? चले ठीक है, कॉपीज पड़ी होंगी, लेकिन जो खान साहब कहते हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता चला कहाँ गायब होगी, इसके पीछे फिर क्या साजिश हो सकती है? साजिश यही कि इसको ये ख्याल है कि मैं गायब, वो ओरिजिनल होगी। मैं ये बताऊं, अभी पता चलेगा जब आपके पास फाइंडिंग आएगी, आपके हर चीज पता चल जाएगा कौन को किसने क्या किया है। ये आज तक मुझे बताएं साइफर को कभी इस तरह हुआ है? 1000 साइफर आते हैं जिसको डी कोड किया जाता है और वहीं पे उसका रिकॉर्ड रह जाता है या सीक्रेट होते हैं। इसने तो ये कहा कि इसको हमने इस्तेमाल करना है, उसने कहा कि इसको हमने, और इसने अपने अदम-ए-एतमाद में कौन सा गैर आईनी काम नहीं किया। उसको वो आर्टिकल 5 पढ़ के उसने फवाद ने और क्या खेल खेला कि ये क्योंकि ये हो गया वो हो गया, लादा उसने सूरी ने खुदा के लिए कौम को क्यों नहीं पता चल रहा कि सूरी ने 1 सेकंड में कहा बस ये खत्म हो गया, तुम्हें बात क्यों खत्म हो गई है? लेकिन आप लोगों का ये जो बयानिया है, आप लोग ये जो साइफर को एक साजिशी और मनगढ़ंत समझते हैं, अवाम ये आप लोगों का बयानिया बाय करने को तैयार नहीं है। आज भी आप खान साहब का जलसा देखें, पिंडाल भरे हुए होते हैं, जोक दर जोक आते हैं इमरान खान साहब की। अगर एक ही बात से लोग तंग आ जाएं तो खान साहब के जलसों में लोग उमड़ कर आए क्यों? ये मैं समझता हूँ आपकी खबर गलत है, आपको ये तसर भी गलत है, और ये परसेप्शन, कैमरे तो गलत नहीं दिखाते ना राना साहब। ये चंद लोग हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ, ये अगले दिन मुझे जो KPK से बड़े सीनियर इनकी पार्टी के बंदे हैं, उनको उन्होंने कहा कि जी हम 8-7 हज़ार 8 बंदे हैं। वो कहते हैं जी हम तंग आ गए हैं, पंजाब में जा के हम तंग आ गए हैं, हम सिंध में जा के हम तंग आ गए हैं कि जलसों में जा के हमारी बस हो गई है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ
और ये ऐसे सारा एक थोड़ा सा क्राउड है जो हर जगह ये मैनेज करते हैं। मेरे हल्के में एक जलसा इसने रखा हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ से तो बंदे इकट्ठे नहीं होने, तो आप ऐसे करें, ये तकसीम करें कि ये कराची से लेके उधर से लेके आ जाएं। तो ये इस किस्म का एक क्राउड होता है। वो मैं क्या क्राउड पे भी मैं रोशनी नहीं डाल सकता किस किस्म का क्राउड होता है। कुछ नाचने वाला होता है, कोई गाने वाला होता है, कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का होता है। अगर आप लोग तंग आ गए हैं तो फिर लॉन्ग मार्च से इतना खौफजदा क्यों है? क्यों राणा साहब इतनी तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इनको तो घर से निकलने नहीं देंगे? कौन खौफजदा है? किस तरह आप कहते हैं खौफजदा है? ये राणा साहब तो तैयारियों में इनको रोकने की इतना बॉदर कर रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान पर, इमरान खान के धरने लॉन्ग मार्च पर हो जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम क्यों न करें जब वो एक मुल्क के कैपिटल पे चढ़ाई करना जा रहा है जो कि आईन के मुताबिक बिल्कुल एक गद्दारी है। जब लोग ही नहीं होंगे, आप तो कहते हैं ना लोग तंग आ गए हैं, जब लोग ही नहीं होंगे तो चढ़ाई कैसे करेंगे इमरान खान? लोग से मुराद देखें, एक अगर 10-15 हज़ार या 20 हज़ार बंदा होगा तो बंदे तो होते हैं ना। ये तो ना आप कहें कि एक हल्के से भी पाकिस्तान में 500-500 बंदा लाए तो वो 20 हज़ार 50 हज़ार हो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि अगर वो कैपिटल पे चढ़ाई करेगा तो सख्ती के साथ उसको दबा दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे गिरफ्तारियां करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, ये बिल्कुल करेंगे। उनको पता चल जाएगा क्या करते हैं। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, एहतजाज करना सबका हक है। माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे अपने कैपिटल। जी, एहतजाज करना सबका राइट है। क्या कहा शादिया? एहतजाज करना राणा साहब सबका राइट है, चाहे कोई आम बंदा है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उनको सिक्योर करना रियासत की जिम्मेदारी है सर। नहीं शादिया, मैं बताऊं, अगर वो पीसफुल तरीके से आए, वो F10 में जो भी जहाँ ग्राउंड दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ बैठे, हमें कोई इतराज नहीं जिस तरह हम बैठते रहे हैं। लेकिन ये अगर कहें कि हम कैपिटल में, पार्लियामेंट पे, हम TVP पे चढ़ाई जो पिछली दफा किया था प्राइम मिनिस्टर, उस पर चढ़ाई कर दे, फिर आप देखेंगे क्या होता है इनका शर। ये आए तो सही, ये अभी इसी तरह कर रहे हैं, आ जाए। ये मुझे बताएं, अगर इसकी इतनी पॉपुलैरिटी, ये हलफ क्यों ले रहे हैं? ये तो लोगों से हलफ ले रहा है कि मुझे हलफ दें कि आप आएंगे। मैं देखता हूँ किस तरह हलफ के बावजूद नहीं लोग आएंगे। लोग पागल हैं कि इसके पीछे, पागल के पीछे चल पड़े। ये तो पागल है। इसको तो ये है कि बस मेरी गेम ओवर हो चुकी है और ये बात खत्म हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेवर ही विल कम अगेन। लेट्स सी। पाकिस्तानी सियासत है, इसमें आप कुछ प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है राणा साहब। मैं अल्लाह के फजल से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह को पता है हर चीज़ का, लेकिन ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मेरी असेसमेंट है, प्रिडिक्शन भी नहीं है, असेसमेंट है कि ये बिल्कुल एक बुलबुला है जो ख़त्म हो रहा है, एक बबल है, पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब मेरे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वफाकी वज़ीर। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वही हुकूमत, पाकिस्तान में डॉलर आने के वही अदाद शुमार हैं, वही बरामदात हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल फेल हो जाते हैं, इसहाकदार पास हो जाते हैं। ऐसा आखिर ख़ास हुआ क्या? अंडर वैल्यू रुपए की कीमत ओवर वैल्यू डॉलर की कीमत को मात दे रही है। मिफ्ता इस्माइल के वजारत से उतरते ही 15 दिन मुसलसल चढ़ने वाला डॉलर अब बग़ैर किसी इकनॉमिक डेवलपमेंट के नीचे गिरता जा रहा है। मुल्क में डॉलर के ज़खायर बढ़ रहे हैं। ना ही IMF या बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान को कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई हेल्प आउट किया है कि जिस वजह से डॉलर की कीमत गिरती जा रही है, या कोई नेकी पाकी या कोई दम दरूद का कोई चक्कर हो तो भी माने कि डार साहब की कोई रूहानी शख्सियत इतनी पुरअसर है कि डॉलर नीचे आ रहा है। क्या ये सब कुछ मसनूई तो नहीं कि वक्ती कहीं से डॉलर निकाल कर मार्केट में फेंके जा रहे हैं, फ्लोट किए जा रहे हैं और एकदम निकालते ही सारा कुछ धड़म से गिर जाए? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर से 10 करोड़ से ज़्यादा के डॉलर्स निकाले गए हैं, जिसकी वजह से ज़खायर में कमी आई है और इस तरह कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी कमी आई है, यानी प्राइवेट बैंकों से भी डॉलर निकाला गया है। बिलाशुबा डार साहब के बारे में ये तासुर आम है कि वो डॉलर को कंट्रोल करने का तजुर्बा तो रखते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि तजुर्बा उन्होंने अपनी हुकूमत जो उन्हें लाई है इसे तब क्यों नहीं दिया, तब इतने हालात ख़राब क्यों किए जब तक वो ख़ुद पाकिस्तान नहीं आए थे? मिफ्ता इस्माइल साहब कोई मशवरे क्यों नहीं देते थे? हुकूमत तो उन्हीं की थी। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत एक ऐसे वक्त में कम हो रही है जब डॉलर आलमी मार्केट में भी मजबूत हो रहा है,
दुनिया भर में डॉलर आम करेंसियों के खिलाफ मजबूत हो रहा है, यहाँ तक कि बरतानवी पाउंड, यूरो और जापानी येन के सामने भी डॉलर की जो कीमत है ये बढ़ रही है। पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में बहुत हसास होती है, जिस मुल्क में होने वाली हर छोटी से छोटी डेवलपमेंट पर भी नज़र रखे हुए होती है और इस पर अपना भरपूर रिएक्शन दिया जाता है। अब डार साहब की वापसी को करेंसी मार्केट में बैठे करता धरता जो है इनकी खुशी कहें या फिर उनके डंडे का खौफ, लेकिन ये हकीकत है कि मार्केट में डॉलर फेंका जा रहा है जो इंटर बैंक में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा कर रहा है। दूसरी तरफ बैन अवी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की कर्जे वापस करने की ताकत को एक दर्जे में कम कर दिया है और मूडीज़ इसकी वजह ये बताता है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से ज़राअत है इसको शदीद नुकसान हुआ है और बहाली के लिए भी वसाइल की ज़रूरत है, लिहाजा पाकिस्तान के इकनॉमिक मसल में इतनी जान नहीं रही। अगरचे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इस रेटिंग को रिजेक्ट करके मूडीज़ के नुमाइंदों से मुलाकातें भी की हैं, लेकिन फिर भी इस रेटिंग को ईजी नहीं लिया जा सकता। इससे पर मैं बात करूँगी, मुझे साबिक़ वज़ीर ख़जाना माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बड़ी हैरानगी होती है जब हम देखते हैं कि सिस्टम भी वही है, हुकूमत भी वही है, हुकूमत के इत्तेहादी भी वही हैं। इसी हुकूमत में डॉलर हम देखते थे हर 8 दिन बाद 10 दिन बाद ऊपर जाता था। अब जैसे ही डार साहब वापस आए हैं और डॉलर जो है उसकी कीमत गिर रही है, रुपया मजबूत हो रहा है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी इन्होंने घुमाई है जो मिफ्ता इस्माइल के पास नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये कि आपको दार साहब से पूछना चाहिए कि कौन सी जादू की छड़ी उन्होंने लाई हुई है। माशाल्लाह उनके आने के बाद यकीनन रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, मगर साथ साथ जो कुछ जिसे कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स, उनमें कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई है। अलबत्ता परेशानी की हद तक इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे जो ज़र मुबादला हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो गिरते रहे हैं और पिछले 1 महीने में आप देखिए कि तकरीबन $1 अरब की कमी आई है IMF के आने के बावजूद। और दूसरी तरफ पता नहीं क्यों इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि कल मूडीज ने पाकिस्तान को इस तक डाउनग्रेड कर दिया जिसे कहते हैं ना CAA1 कैटेगरी, जिसमें ऐसे मुल्क हैं अंगोला, मालदीव्स, वगैरह जो तकरीबन डिफॉल्ट के करीब आ चुके हैं। तो ये तो जरा नामुनासिब है। तो इसलिए एक तरफ रुपए की कदर में इजाफा, दूसरी तरफ फंडामेंटल्स में। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली प्ले किया जा रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ जेन्युइन होता तो रेटिंग नीचे ना जाती। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि ये वक्ती तौर पर खुदा न खास्ता हो सकता है। हम सब तो खैर यही दुआ है हमारी कि रुपए की कदर में इजाफा होता रहे, मगर वो उस वक्त होगा जब आपके रिजर्व्स में बेहतरी आएगी, आपके तिजारती खसारे में कमी आएगी, जब बाहर से पैसा आना शुरू हो जाए। अब आपको हैरत होगी सुन के कि इस साल के पहले 2 महीने जुलाई एंड अगस्त जो है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हर महीने एक रिपोर्ट देता है कि बाहर से कितने पैसे आए हैं। साल का टारगेट है $22 अरब हमें बाहर से फाइनेंसिंग चाहिए। आपको हैरत होगी सुन के कि पहले 2 महीने में सिर्फ $400 मिलियन आए हैं, यानी कि 2%। वक्त बाहर से पैसे आने की रफ्तार तकरीबन ना होने के बराबर हो चुकी है और इसी की वजह से शायद मूडीज डॉक्टर साहब ये तो भी बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आपकी बरामदात गिर रही हैं तो आपका रुपया कैसे मजबूत हो रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है, फिर आपकी जो बरामदात है वो नीचे नहीं जानी चाहिए, फिर हमारी एक्सपोर्ट नीचे क्यों जा रही है? जी बिल्कुल, छोटा सा इजाफा है, मगर परेशानी इस बात की है कि जो जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंसिंग जिस तरह होती है कि हमें बैंक्स हों या कमर्शियल बैंक्स हों या मल्टीलैटरल एजेंसीज हों, उनकी तरफ से पहले 2 महीने में तो पैसा तकरीबन ना होने के बराबर है। अब अच्छी खबर आई है, अलबत्ता फ्लड्स के बाद शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $2 अरब करीब देगा, मगर ये
वाज़ेह नहीं है कि क्या ये एडिशनल है या दूसरे प्रोजेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइएगा कि अगर मसनूई तौर पर रुपया जो है इसको ऊपर लाया जा रहा है, आर्टिफिशली सब कुछ किया जा रहा है, तो इसका मतलब गिराया भी फिर मसनूई तरीके से गया था? जी मैं क्या बताऊं आपको कि रुपए की कदर में पे आपने कुछ अर्से इजाफा देखा था, फिर कमी, अब फिर आप इजाफा देख रहे हैं, तो ये कुछ अजीब सा एक सिलसिला है। जी 8 बैंकों के नाम भी लिए जा रहे हैं कि वो सब इन्वॉल्व है जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, ये भी दुरुस्त है? जी बिल्कुल, कुछ इसमें ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन हुई, इंपोर्ट फाइनेंसिंग में हुई है, लिहाजा ये इसका सारा पहलू जो है वो नामुनासिब है। और अब कम से कम हमारा जो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको इंटरवीन करने की इजाजत नहीं मिली है IMF से, कम से कम जो मार्केट में जो ऑपरेशंस हैं मनी मार्केट और एक्सचेंज मार्केट में, उनको कम से कम ये तो इंश्योर करे कि वो सलीके से जारी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि जो सैलाब ने तबाही मचाई है, ज़राअत इससे हमारी बहुत ज़्यादा नीचे गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, हमारी कपास हमें जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी वजह है मूडीज़ ने जो रेटिंग कम की है? आपको पता है हमारी ज़राअत का एक बहुत मेजर रोल है हमारी इकॉनमी में। जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए हमारे बहुत से फसलें जो हैं, जिसमें कपास है, जिसमें चावल हैं, जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और आने वाले फसल में आपका गंदम भी काफ़ी नुकसान होगा। हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 6% कमी आई है आपके ज़री शोबे में, ये बहुत बड़ा नुकसान। और उसके नतीजे में अब आपके न तो सिर्फ बरामदात में कमी आएगी, राइस एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगे इसलिए कि कपास की कमी है, और दूसरी तरफ आपके दरामदात में इजाफा इसलिए होगा कि आपको कपास इंपोर्ट करना है, गंदम इंपोर्ट करना है, तो तिजारती खसारा जो है वो काफी खराब हो सकता है। बिल्कुल इस बात की हमें परेशानी है, तो लिहाजा रुपए पर इतना रुझान देना नामुनासिब है पॉलिसी के लिहाज से। इस वक्त कोशिश होनी चाहिए कि हमारा तिजारती खसारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माहिर मौशिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।